हेलो दोस्तों, एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जियोग्राफी और चैप्टर सेकंड है ये। फर्स्ट चैप्टर हमने बनाया था। फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग वो कवर कर दिए थे मैंने। मुझे पहले देखा नहीं था, मैंने बाद में देखा तो क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके थे। अब मैं हर चैप्टर का सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन क्वेश्चनों को कवर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम उसमें कवर कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला ही टॉपिक लिख रखा है मैंने, जनसंख्या वितरण। तो दोस्तों, जनसंख्या वितरण क्या होता है इसको देखते हैं कि जमीन पर यानी भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। ठीक है, विश्व की जनसंख्या जो है वो 90% जो जनसंख्या है इसके केवल 10% स्थल पे रहती है। यानी कि मान लो कि जैसे कि ये दुनिया है, ठीक है, और ये दुनिया में मान लो मैं यहाँ से बना देता हूँ, दुनिया के 2-3 देश बना देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इतनी घनी, यानी ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे बहुत घनी आबादी है, ऐसा भी हो सकता है किसी जगह पे थोड़ी कम हो, ऐसा भी हो सकता है किसी जगह पे बहुत ही कम लोग रहते हो। तो इस तरीके से वितरण है कि भाई जो स्थल का जो जमीन है ना, जमीन के केवल 10% भाग पर ही स्थान पे ही 90% लोग रहते हैं और बाकी का जो 90% स्थल है वहां पे नहीं रहते ज़्यादा लोग। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि जनसंख्या वितरण ये होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस तरीके से वितरित हैं, यानी किस तरीके से फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व यही होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में जाना जाता है। जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जनसंख्या घनत्व को। तो जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आपने देखा होगा ऐसे घनत्व, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों को आता होगा कि जनसंख्या घनत्व बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ रखते हैं, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है, यही बताना आपको ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सघन आबाद क्षेत्र कि जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से ज़्यादा आदमी रहते हैं उसको हम बोलते हैं सघन आबादी वाले क्षेत्र। जैसे कि ऐसा है अमेरिका में, यूरोप, उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ पे ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव के आसपास जनसंख्या कम होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि ध्रुव क्या होता है। मान लो कि भाई ये पृथ्वी है, ये मैंने बनाया है, ये पृथ्वी है, तो ये होते हैं ध्रुव, ऊपर का ये भाग और ये नीचे का भाग, इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। यानी ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो ध्रुव होते हैं ना दोस्तों, ये वाली जगह, इस जगह पे जो लोग होते हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ है, आप देखोगे मैप में अंटार्कटिका वगैरह, और यहाँ का जो जीवन है ना वो काफ़ी कठोर है। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, हद से ज़्यादा ध्रुवों पे, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम रहती है। तो सघन आबादी वाले क्षेत्र बता दोगे जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो यूएस से हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, इस तरीके से। कहाँ पे लोग कम रहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या कहाँ पे कम होती है, तो ध्रुवों पे कम होती है, यानी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। और एक चीज़ याद रखना, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे भी जनसंख्या कम होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि क्वेश्चन हमारा ये है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि ये जो जनसंख्या का वितरण होता है उसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इसके 3 तरह के कारक होते हैं। एक होता है भौगोलिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक कारक, तीसरा होता है सामाजिक कारक। तो हमें ये तीनों ही कारक को ध्यान में रखना है। अब भौगोलिक क्या होता है, आर्थिक क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ना, ये भौगोलिक कारक है। इसमें क्या है कि जल की उपलब्धता, यानी अब आप ये सोचो कि अगर आप कहीं रहते हो तो आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे। आप हमेशा ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे क्या हो, जल आसानी से उपलब्ध हो। यानी कि जहाँ पे पीने का पानी आसानी से उपलब्ध होगा, जल आसानी से उपलब्ध होगा, लोग वहीं पे रहेंगे।
आपको पता होगा कि इतिहास गवाह है इस बात का कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं हमारे देश में या दुनिया के किसी देश में, वो किसी ना किसी नदी के किनारे होती थी। आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो आप ये भी देखते हो वो भी किसी नदी के किनारे थी। क्यों नदी के किनारे सभ्यताएं क्यों होती थी? नदियों के किनारे सभ्यताएं इसलिए होती थी क्योंकि नदी है मान लो, तो लोग इसके किनारे में बसते थे, क्योंकि वहाँ पे जो खेत वगैरह होते थे उनको सिंचाई के लिए पानी नदी में से उपलब्ध हो जाता था। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा कि जल, जहाँ आपको पता है जल ही जीवन है और जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बिना पानी के इंसान जी नहीं सकते। तो ऐसे में जहाँ पीने का अच्छा पानी उपलब्ध होगा, ठीक है, वहाँ पे लोग बसेंगे, क्योंकि पानी हमें पीने में ही नहीं बल्कि नहाने में, भोजन बनाने में, पशुओं को पिलाने में, फसलों में, उद्योग में, नौ संचालन में, हर जगह मतलब पानी का यूज़ होता है। तो इसलिए क्या है कि जहाँ पे जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अपने आप ही बढ़ेगा। दूसरा कारण है भू आकृति। ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखो दो तरह की, मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक तो है समतल, ठीक है, दूसरा है पहाड़ी। जो समतल होगा यानी जो प्लेन होगा वहां पे क्या होगा, लोग ज्यादा बसेंगे, ठीक है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। जो पहाड़ी एरिया होगा, जो ऊबड़ खाबड़ होगा, वहां पे लोग कम बसेंगे। ज्यादा क्यों बसेंगे? क्योंकि भाई यहाँ पे सब चीजों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, यानी यहाँ पे अच्छी सड़कें मिल सकती हैं, यहाँ पे अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि समतल है, प्लेन पे चलना बहुत आसान होता है, प्लेन पे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ वाला मामला आएगा वहाँ पे सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जो जिंदगी होगी ना, लाइफ, वो भी लाइफ जो होगी वो भी काफ़ी कठोर होगी, यानी जीवन भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए लोग ना पर्वतीय क्षेत्रों में कम रहना पसंद करते हैं और समतल क्षेत्रों में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फसलें उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग, ये सारी चीज़ों के अनुकूल होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे परिवहन तंत्र का विकास अवरोधक है, यानी परिवहन तंत्र का विकास नहीं हो पाता है, खेती अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए इन क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है वो कम पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसी का, भौगोलिक कारक का, वो होता है जलवायु। आपको पता होगा कि हम किसी न किसी तरह की जलवायु में रहते हैं, और ये जो जलवायु होती है दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात आती है जलवायु की। जलवायु देखो कई तरह की होती है। अगर आप हम यूं देखोगे पृथ्वी में, सॉरी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो जो ध्रुव होंगे यहाँ की जलवायु अलग है, बहुत ठंडा है, फिर बीच में से हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से जो हम लेते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस तरीके से जैसे जैसे हम जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पट्टियों में, तो हमें वहाँ की जलवायु क्या मिलती है, अलग मिलती है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गर्म जलवायु मिलती है, जहाँ पे जीवन कठिन है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ठंडी जलवायु मिलती है ज़्यादा, वहाँ पे जीवन कठिन है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ की जलवायु जो होती है वो अच्छी होती है। तो लोग अक्सर ऐसी जगहों पे रहना पसंद करेंगे जहाँ की जलवायु क्या हो, अच्छी हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि मौसम और जलवायु को एक ही समझते हैं। तो मौसम और जलवायु में दोस्तों अंतर होता है कि मौसम जो होता है वो तो जल्दी जल्दी आता है, बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो तो फिक्स होती है हर जगह की, कि एक जैसी ही रहती है, कहीं पे अलग है कहीं पे अलग है, ठीक है, इस तरीके से। तो जलवायु एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगला है मिट्टी, मृदाएं। आपको पता है कि जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, कि जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी लोग वहाँ पर ज़्यादा बसेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कृषि होगी वो अच्छी होगी, वहाँ पे फसलें अच्छी होंगी, वहाँ पे लोगों को, ठीक है, फ़ायदा होगा वहाँ पे रहने पे। उपजाऊ जहाँ पे भूमि होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। और जहाँ पे बंजर होगी वहाँ पे लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो आप यही समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब आते हैं हम इसके जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारक पे, कि आर्थिक कारक क्या है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा खनिज। ये मैंने एनसीईआरटी में से लिया है। कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी में से। अगर आपको इस तरीके से समझ में आए तो जरूर बताना। खनिज जो होते हैं दोस्तों, देखो कि हर जगह पे दुनिया के विभिन्न देशों में खनिज संसाधन है, हर जगह पे अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके से हमें खनिज संसाधन मिलते हैं। अब बात आती है कि जो खनिज संसाधन है इसका क्या है जनसंख्या वितरण में, क्या मतलब इसका रोल होता है। तो इसे देखो ध्यान से कि खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्रों में उद्योगों को आकृष्ट करते हैं, यानी जहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पे उद्योगों को आकर्षित किया जाता, यानी उद्योग वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। जहाँ पे उद्योग होंगे
वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रोजगार बनेगा, और जहाँ पे रोजगार होगा वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं, अर्धकुशल या अर्धकुशल जो कर्मी यानी श्रमिक है, जो मजदूर है, वो पहुंचेंगे। जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अपने आप ही सघन हो जाएगी। अफ्रीका में कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि देखो, जहाँ पे क्या होगा, अच्छे खनिज संसाधन होंगे, जहाँ पे खनिज होंगे वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे। जब उद्योग लगाए जाएंगे तो वहाँ पे मजदूर पहुँचेंगे। जब मजदूर पहुँचेंगे तो वहाँ पे, यानी मजदूर क्यों पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार है। और जब मजदूर पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे, तो वहां पे क्या होगा, जनसंख्या अपने आप ही सघन होने लग जाएगी, यानी जनसंख्या बढ़ने लग जाएगी। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। एक चीज है नगरीकरण। कि नगरीकरण क्या है, नगरीकरण आपको पता होगा कि लोग अक्सर गांवों से प्रवास करते हैं शहरों की तरफ। नगरों में ऐसा क्या है जो गांवों में नहीं है भाई, नगरों में मिलती है बेहतर अवसर। यहाँ पे शिक्षा के अच्छे अवसर मिलते हैं, यहाँ पे चिकित्सा अच्छी उपलब्ध होती है, यहाँ पे परिवहन की सुविधाएं अच्छी होती हैं, यहाँ पे संचार यानी कम्युनिकेशन बेहतर होता है, यहाँ पे अच्छी नागरिक सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे यहाँ का जो जीवन होता है ना वो आकर्षक होता है। यानी कि लोग अक्सर शहरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सुविधाएं होती हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ भी होती है यहाँ पे। तो ये भी एक मतलब अच्छा कारण है, कारक है, जो कि मतलब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो आप ये दो समझ चुके होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। तीसरा कारक हो जाएगा औद्योगिकीकरण। उद्योगिकीकरण क्या होता है, जहाँ पे औद्योगिक पेटियां, यहाँ पे जहाँ पे उद्योग वगैरह हैं वहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं, रोजगार के लिए वहाँ पे आकर्षित होते हैं, उधर जाते हैं। केवल कारखानों के मजदूर ही नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर हो जाएंगे, दुकानदार हो जाएंगे, बैंक कर्मी हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, बाकी सेवाएं भी उपलब्ध करवानी होती हैं, ठीक है, वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरीके का अगर हम उदाहरण दें तो एग्जाम्पल आपका बनेगा जापान के कोबे ओसाका प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसी कारण पे गहरा बसा हुआ है। अगला पॉइंट देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है इसका, जो हमने पढ़ा था ना। अगर मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे देखो शुरू में हमने क्या पढ़ा था, ये देखो हमने पढ़ा था भौगोलिक कारक, हमने वो बता दिया। हमने पढ़ा आर्थिक कारक, और लास्ट है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पे। देखो, कुछ स्थान जो होते हैं वो धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। आप देखते हो कि काशी, गया, वाराणसी, हरिद्वार, ये कुछ ऐसी जगह है जो धार्मिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करती है। लोग अक्सर यहाँ पे प्रवास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, घूम के आते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। किन क्षेत्रों को छोड़ते हैं, जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। यानी हर इंसान चाहता है कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें मतलब उसे सुख हो, खुशियाँ मिले, और वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। लेकिन जहाँ पे अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, अक्सर क्या होते हैं, लोग वहाँ से प्रवास कर जाते हैं दूसरी जगहों में, ठीक है। तो कई बार सरकारें क्या होती है, लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थान से चले जाओ, ऐसे सरकार भी प्रोत्साहन करती है, ठीक है। तो ये जो थी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का सा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताओ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, एक होता है जन्म, एक होता है मृत्यु, और एक होता है प्रवास। जन्म और मृत्यु आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, आपको सब कुछ पता है इस बारे में। तीसरा जो पॉइंट बनता है प्रवास, इसको देखते हैं। प्रवास जो होता है उसका मतलब होता है कि एक जगह से जब हम चलते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं तो वो हमारा प्रवास होता है, ठीक है। जहाँ से हम चलते हैं, मान लो भाई मैं यूपी से चल रहा हूँ, पंजाब में जा रहा हूँ बसने के लिए, यानी मैं उत्तर प्रदेश से चला हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा उद्गम स्थान। और मैं कहाँ पे जाके बस गया हूँ, मैं पंजाब में अगर बस गया हूँ तो ये हो जाएगा मेरा गंतव्य स्थान। यानी जहाँ से हम चलते हैं वो हमारा उद्गम होता है, और जहाँ हम पहुँचते हैं वो हमारा गंतव्य स्थान होता है, यानी डेस्टिनेशन होता है। जब ये उद्गम जो होता है ये जनसंख्या में कमी को दिखाता है, क्योंकि वहाँ से लोग गए हैं,
और जो गंतव्य होता है ये दिखाता है जनसंख्या में वृद्धि को, यानी यहाँ पे लोग आए हैं। तो आई होप आपको ये तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले आपको बताते जा रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वरना फिर आपके पेपर में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, प्रवास जो होता है वो कैसा होता है, प्रवास स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट बस के, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले, इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे बताया था। अप्रवास क्या होता है, जो नए किसी नए स्थान पे चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो, कि ये तो हमें पता था भाई प्रवास के घटक, आ गया क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और प्रवास के अपकर्ष कारक, यानी कि दो चीजें बोलेंगे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताओ। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था, उसमें प्रतिकर्ष कारक जो थे और अपकर्ष कारक जो थे उनके ऊपर बताया था आपको। ठीक है, आपको वहां से याद होगा। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, इसके अंतर स्पष्ट करने हैं, आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे, फिर मैं थोड़ा सा आपको प्रतिकर्षक और अपकर्ष कारक बता देता हूं। चलो, ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये है प्रतिकर्ष कारक। कि पूछा जाए भाई प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो आप बता दोगे जब मतलब बेरोजगारी हो, यानी प्रतिकर्ष जो होता है ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है। ठीक है, नकारात्मक बोलते हैं जिसको। और ये जो अपकर्ष होता है ये होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। ठीक है, जब हम परेशान हो जाए, मान लो कि बेरोजगारी हो, रहन सहन की दशा अच्छी ना हो, राजनीतिक उपद्रव हो, जलवायु अच्छी ना हो, प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हो, महामारियां फैल रही हो, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो, ऐसी समस्या हो, तो उद्गम स्थान यानी जहाँ पे हम पहले से रह रहे हैं वो उस जगह को कम आकर्षित बनाती है, यानी उस जगह से अगर हम जा रहे हैं तो वो प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे। ये सारे भी जितने भी हैं ये प्रतिकर्ष कारक है। अब होता है अपकर्ष कारक यानी पॉजिटिव। इसमें क्या है, इसमें हम जाते हैं काम के बेहतर अवसर में, हमें लगता है कि भाई इस जगह रोजगार अच्छा है तो हम वहाँ चले जाते हैं, रहन सहन की दशाएं अच्छी हैं तो हम जाएंगे, शांति मिलेगी तो जाएंगे, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है तो हम जाएंगे, अनुकूल जलवायु के कारण जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाता है हमारे प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है। आगे देखो जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। जनसंख्या वृद्धि जो होता है आपको पता है, जनसंख्या वृद्धि यानी किसी पर्टिकुलर जगह में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित समय में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि जो होती है यानी ये जो परिवर्तन होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो अब ये धनात्मक ऋणात्मक से क्या मतलब है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि धनात्मक होता है जब मतलब किसी निश्चित समय के बीच, दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक वृद्धि। अगर जनसंख्या घट जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं हम इधर, देखते हैं जनांकीय संक्रमण। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन लिए मैंने और वो 3-4 के 3-4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जनांकीय संक्रमण क्या होता है। और आई होप आपको ये चीज आती होंगी पहले से ही, अगर नहीं आती है तो आप ध्यान से सुनो और समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जनांकीय संक्रमण का एक सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये देखो इसका उपयोग किया जाता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या उसका वर्णन करने में, और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना हो या भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी इसका पहले से अनुमान लगाना हो, तब हम जनांकीय संक्रमण का ये जो सिद्धांत है इसका इस्तेमाल करते हैं। इस सिद्धांत से हमें एक चीज पता लगती है, क्या पता लगती है, हमें पता लगता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नति कर जाएगा और हो जाएगा नगरीय, औद्योगिक, साक्षर, तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको, शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से।
एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ठीक है चलो देखते हैं क्या बात कर रहा था मैं। यहाँ पे बता रहा था जैसे ही समाज, मान लो कि समाज जो है वो ग्रामीण है, आप ध्यान से देखते जाओ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, कृषि में लगा हुआ है यानी खेती में लगा हुआ है, और वहाँ पे जो जनता है वो अशिक्षित है, यानी कि वहाँ पे अनएजुकेशन हो जाएगा, अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित है। तो और जैसे ही मतलब ये जनसंख्या वहाँ का मतलब वहाँ के ये लोग जो थे वो विकास करेंगे और वो बन जाएंगे ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। अब क्या, पहले ग्रामीण थे अब शहरी हो गए। खेती से अब वो क्या करने लग जाएंगे, औद्योगिक काम, यानी कुछ ऐसे काम करने लग जाएंगे, रोजगार नौकरी वगैरह, और अशिक्षित से हो जाएंगे शिक्षित। जब ये परिवर्तन हो जाएगा ना, इधर से इधर की तरफ का परिवर्तन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप ही जो जन्म दर, यानी जो ज़्यादा जन्म हो रहे थे और ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, वो अपने आप ही, जैसे कि पहले जन्म क्या हो रहे थे, जन्म भी ज़्यादा होते थे, मृत्यु भी क्या होती थी, मृत्यु भी ज़्यादा होती थी। अब जैसे ही ये परिवर्तन आएगा वैसे ही जन्म भी कम हो जाएंगे और मृत्यु भी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये परिवर्तन जो है ये परिवर्तन एकदम से नहीं हो जाएगा, ये कुछ स्टेप वाइज स्टेप होगा, यानी स्टेप वाइज स्टेप का मतलब है चरणों में होगा, यानी पहले स्टेप में कुछ, दूसरे स्टेप में कुछ, तीसरे स्टेप में कुछ, अलग अलग तरीके से क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये परिवर्तन अवस्थाओं में है जिन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जनांकीय चक्र बोलते हैं। अब देखो पहले ग्रामीण और खेतीहर था, जनांकीय संक्रमण के कारण क्या हुआ, ये नगरीय और औद्योगिक हो गया। अब क्या परिवर्तन हुए, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये कुछ इसका होता है ये चित्र, इसको हम देखेंगे बाद में, आप ध्यान से देख लेना, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये होता है ना, ये स्टेप में होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये इसकी जो है प्रथम स्टेप है यानी फर्स्ट, ये जो है इसकी सेकंड अवस्था है, और ये जो इसकी है ये थर्ड अवस्था है यानी लास्ट अवस्था है। तो देखते हैं कैसे। प्रथम अवस्था जो होती है इसमें उच्च प्रजननशीलता, यानी जो प्रजनन होते हैं, जन्म होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उच्च मृत्युता यानी मृत्यु जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग क्या होता है, जब ज़्यादा जन्म होंगे ज़्यादा मृत्यु दर होगी, यानी महामारियाँ ऐसी समस्या आएंगी, तो भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से इस टाइम पे क्या होता है। देखो अब ध्यान से एक चीज़ को समझना आप, कि विकसित देश में जनसंख्या कम क्यों होती है और विकासशील देशों में जनसंख्या ज़्यादा क्यों होती है। ध्यान से देखो और समझ जाओगे अपने आप ही कि हमारे जैसे जो विकासशील देश होते हैं, भारत चाइना जैसे, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका यूरोप के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो विकसित देश है, वहाँ की जनसंख्या कम है। वो इसी कारण है कि शुरू में जब जनसंख्या गरीब होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, तो क्या होता है, प्रजननशीलता ज़्यादा होती है और मौत जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, भोजन की कमी रहती है, ये सारी समस्या रहती हैं, ठीक है। जनसंख्या जो वृद्धि है वो धीमी होती है। अधिकांश लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, और बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है यहाँ पे, कि बड़े बड़े परिवारों की वैल्यू होती है। जीवन प्रत्याशा जो होती है यानी ज़िंदगी जीने की जो एक एवरेज समय होता है वो क्या होता है, कम होता है यहाँ पे। अधिकांश लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं बेचारे, टेक्नोलॉजी का स्तर नहीं होता वहाँ पे, उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्ञान की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। 200 साल पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। 200 साल पहले लगभग दुनिया के सारे देश ऐसी अवस्था में थे। ये प्रथम अवस्था है, यानी प्रथम अवस्था में क्या है, जन्म दर ज़्यादा होगी, मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी, महामारियाँ होंगी। अब देख लेते हैं क्या क्या ज़्यादा होगी प्रथम दर में। जन्म दर क्या होगी, ज़्यादा होगी, मृत्यु दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मृत्यता, उच्च मृत्यता होगी, महामारियाँ मिलेंगी, भोजन की कमी होगी, भोजन जो होगा उसकी कमी होगी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन शिक्षा वगैरह होगा वो शिक्षा का स्तर भी बहुत कम होगा, ठीक है। जो ज़्यादातर लोग होंगे वो क्या करेंगे, खेती वगैरह करते होंगे, इस तरीके के होंगे। लेकिन अब इसका विकास होगा सेकंड स्टेज में। सेकंड को देखते हैं थोड़ा सा।
दूसरी अवस्था में क्या होता है, प्रजननशीलता, जो प्रजननशीलता है शुरू में तो वो ऊंची बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होती है, कम होती है। यानी जो पहले जो बच्चे पैदा हो रहे थे, यानी जो प्रजननशीलता थी वो ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, वो कम होने लगी, धीरे धीरे वो कम होने लगी। इस तरीके से यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी मृत्यु दर जो होती है वो भी घटने लग जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाएं जो थी, यहाँ पे जो कमियां थी, महामारियां वगैरह, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे सुधार आने लगता है। यानी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी उसमें सुधार आएगा। जब स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार आएगा तो मृत्यु दर अपने आप ही कम होने लग जाएगी। इस अंतर के कारण जनसंख्या में क्या होगा, जो जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होगा। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या जो है उसका लेवल बढ़ा ही रहेगा कहीं ना कहीं। तीसरी स्टेज में आके काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तीसरी स्टेज में देखते हैं, सेकेंड हम समझ चुके हैं। अंतिम अवस्था में क्या होता है, प्रजननशीलता जो होती है और मर्त्यता जो होती है दोनों ही घट जाती हैं। यानी अब जो जन्म दर थी यहाँ पे जो हमने देखा था ये कम हो जाएगी, मृत्यु दर जो भी है ये भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, या मंद गति से बढ़ेगी, या फिर बहुत स्लोली बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे। जनसंख्या इस टाइम पे क्या हो जाती है, नगरीय हो जाती है। यानी अब लोग जो हैं वो नगरीय हो गए हैं, जो लोग होते हैं वो शिक्षित हो जाते हैं, यानी पढ़े लिखे हो जाते हैं। ठीक है, उनको तकनीकी ज्ञान हो जाता है, यानी जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज हो जाती है। ठीक है, ज्ञान हो जाता है। वो विचार पूर्वक परिवार और आकार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये 3 स्टेप थी जनांकिकीय संक्रमण की, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप इसको एक बार एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ लेना, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से था। ठीक है, और छोटे जो ज़्यादातर मैं बड़े क्वेश्चन कवर कर दूंगा, छोटे छोटे अगर कुछ क्वेश्चन होंगे ना वन लाइनर, तो आप सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ें। इस टाइम पे आप बुक पढ़ चुके हो तो ठीक है, वरना सपोर्टिंग को पढ़ें, सपोर्टिंग में से क्वेश्चन काफ़ी आ जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता दें ज़रूर, और लाइक कर दें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको आज इस तरीके से पढ़ाने में समझ में आया अच्छे से या समझ में नहीं आया ये बताना, और मैं अपनी हर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा पूरा, क्योंकि मैं सोच रहा था 2 पार्ट में लाऊं, तो एक बच्चे ने ये बोला कि सर अब पेपर जल्दी आने वाले हैं और ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कवर कर लेते हैं, और उनको कवर करेंगे तो चैप्टर जल्दी हो जाएगा। पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर आज हो गया है, तीसरा चैप्टर अब नेक्स्ट में करेंगे, फिर ऐसे करके इसके बाद जल्दी से कोशिश करेंगे ये बुक खत्म हो जाए, सेकंड बुक पे आएंगे, उसको खत्म करते हैं। जितना हो पाएगा मेरे बस में उतना मैं कर दूंगा। ठीक है, आप